नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। कंटेंट बेटर देन डिजिटल बोर्ड मिडेवल इंडियन की सीरीज़ में हमारा ये चौथा वीडियो है। इससे पहले कुल हम लोगों ने 3 वीडियो कवर कर लिया है और सभी लेक्चर का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपने उसे देखा होगा तो आपको अभी तक पता चल चुका होगा कि क्या वाकई कंटेंट में दम है या नहीं है, या जिस एग्ज़ाम जैसे बीपीएससी की बात करें या बिहार रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की बात करें उसमें कहाँ तक ये कारगर साबित होगा। अगर आपने सभी लेक्चर को ईमानदारी से देखा होगा तो निश्चित ही आप समझ चुके होंगे कि हाँ दम है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक है हमारा अकबर। कहता है अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 अमरकोट राजस्थान में हुआ था। क्लियर है? कहाँ पर हुआ है? अमरकोट। कब हुआ है? 1542 में। ध्यान रखिएगा। कहता है अकबर अल्पायु में 13 वर्ष में ही हुमायूं का उत्तराधिकारी बना। हुमायूं की मृत्यु के दौरान अकबर पंजाब के कलानौर में था। ध्यान रखिएगा, जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी तब अकबर जो है कलानौर में था। क्योंकि हम लोगों ने हुमायूं में पढ़ा था कि बैरम खां को इसने अपना सेनापति बनाया था। आगे यही बैरम खां जो है अकबर को पूरी तरह से इस्टेब्लिश कर देता है। कहता है हुमायूं की मृत्यु के बाद हेमू नाम आपको याद होगा, पिछला लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि सूर्यवंश में ये जो है इस्माइल शाह सूरी का सेनापति था। हेमू ने दिल्ली पर आक्रमण करके कब्जा कर लिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ध्यान रखना, ये सवाल कई दफ़ा पूछा गया है। बात करें, अब तक कुल 14 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है, जिसमें कि पहला था चंद्रगुप्त द्वितीय और 14वां अंतिम था हेमू। हुमायूं के मरने के बाद बैरम खां जो है अकबर का संरक्षक बना। चूँकि अकबर काफ़ी कम एज में ही जो है इसको शासक बना दिया गया था। 13 वर्ष की उम्र में अकबर का राज्याभिषेक कलानौर में करवाया गया। ध्यान रखिएगा, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कलानौर में। क्लियर है? कहता है बैरम खां जो कि अकबर का संरक्षक था, इसे खानी बाबा भी कहा जाता है। खानी बाबा, ध्यान रखिएगा, खानी बाबा किसे कहते हैं? बैरम खान को सवाल पूछा गया है। आगे कहता है कि 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ, द्वितीय युद्ध। डेट भी आप जरूर ध्यान रखें, 5 नवंबर 1556 पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। किसके किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। क्लियर है? जिसमें अकबर की जीत हुई थी। कहता है कि अकबर जो है अपने संरक्षक बैरम खां के संरक्षण में शासन करता था। 1560 ईस्वी में दिलवाड़ा का युद्ध हुआ। ये युद्ध हुआ था अकबर और बैरम खान के बीच में। चूँकि अकबर को बैरम खान के बारे में कुछ उसके दरबारियों ने गलत इन्फॉर्मेशन दी, उसे भड़काया, जिस चक्कर में ये दिलवाड़ा का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अकबर जीता, बैरम खान हारा। हारने के बाद बैरम खान जो है ये हज पर चला गया। कहता है कि 1560 से 62 तक जब बैरम खान हज पे चला गया, उसके बाद मुग़ल साम्राज्य के सभी निर्णय अकबर की दाई महामंगा, ध्यान रखना है, अकबर की दाई का नाम था महामंगा, ये सारा डिसीजन लिया करती थी। क्योंकि अकबर जड़ बुद्धि मतलब मूर्ख सुल्तान था। इतिहासकारों ने इस काल को पर्दा शासन कहा। तो सवाल अगर हमसे पूछ ले कि पर्दा शासन का काल कब से कब तक चला, तो 60 से 62 तक चला था। ध्यान रखना है, 1562 में ही अकबर ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। सवाल अगर हमसे पूछे अकबर ने किस वर्ष दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, तो 1562 में। इसके अलावा 63 में अकबर ने सती प्रथा पर भी रोक लगा दी थी। क्लियर है? अकबर ने राजस्थान के राजा भारमल को हराया और भारमल की पुत्री हरखा बाई से विवाह किया था। ध्यान रखिए, हरखा बाई किसकी पुत्री थी? भारमल की। ध्यान रखना है, हरखा बाई किसकी पुत्री थी? भारमल की। हरखा बाई मरियम उज जमानी के नाम से भी जानी जाती है। सवाल अगर हमसे पूछ ले कि मरियम उज जमानी के नाम से किसे जाना जाता है, तो हरखा बाई को। कहता है कि अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध जो है कछवाहों से स्थापित किए थे। ध्यान रखिए, कछवाहे के साथ इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किया। अकबर ने जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर को जो है समाप्त कर दिया था।
सवाल पूछिए कि किस मुगल शासक ने जजिया और तीर्थ यात्रा को समाप्त कर दिया था, तो वो था अकबर। कहता है अकबर शेख सलीम चिश्ती का अनुयायी था। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका अनुयायी था? शेख सलीम चिश्ती का। ये फतेहपुर सिकरी में रहते थे। क्लियर है। और अकबर के पुत्र का जन्म सलीम चिश्ती के आवास पर ही हुआ था, इसलिए उसने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा, और सलीम वास्तविक में जहांगीर के नाम से फेमस हुआ। तो ध्यान रखना है, अकबर किसका अनुयायी था? शेख सलीम चिश्ती का। जहांगीर का जन्म जो है फतेहपुर सिकरी में हुआ था और शेख सलीम चिश्ती के आवास पर, इसलिए जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था। ध्यान रखना है। कहता है अकबर ने फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना, मरियम महल, बौद्ध विहार की तरफ पंच महल, बहुत इंपॉर्टेंट है, और सलीम चिश्ती का मकबरा बनवाया था। तो ये जो आपका है बौद्ध विहार की तरफ पंच महल, ये सवाल पूछा गया है, तो ध्यान में रखना है। इबादत खाना, मरियम महल, ये सब अकबर ने बनवाया था। कहता है अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सिकरी स्थानांतरित की। बात करें आगरा का किला, लाहौर का किला और इलाहाबाद का किला, ये तीनों किला अकबर ने बनवाया था। ध्यान रखिए, कई दफ़ा सवाल पूछा गया है कि आगरा का किला किसने बनवाया? अकबर ने। लाहौर का किला अकबर ने। इलाहाबाद का किला अकबर ने। 1572 में अकबर ने गुजरात को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया, और गुजरात जीत के उपलक्ष्य में फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। सवाल देखिए हमसे पूछ सकता है कि बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। सवाल हमसे पूछ सकता है कि किस वर्ष जो है अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिलाया? 1572 में। सवाल हमसे पूछ सकता है किस जीत के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनाया? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। कहता है कि 1576 में, ये देखिए पूछा हुआ है बीपीएससी में ही, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। ध्यान रखना है। 1576 में देखिए हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जो कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। इसमें अकबर की ओर से नेतृत्व किया था मानसिंह ने, जबकि महाराणा प्रताप का नेतृत्व किया था हकीम खां ने। तो ध्यान रखना है, इसमें आप इंटरचेंज ना कर दें। अकबर की तरफ से था मानसिंह, महाराणा प्रताप की तरफ से थे हकीम खान। इस युद्ध में कहा जाता है कि अकबर की जीत हुई, और इस समय राजधानी जो है फतेहपुर सिकरी थी अकबर की। हम लोगों ने भी जस्ट देखा कि ये आगरा से फतेहपुर सिकरी ले आया था। महाराणा प्रताप की राजधानी की बात करें तो ये थी कुंभलगढ़। कुंभलगढ़। आगे कहता है कि अकबर ने गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन उपहार में दी, जहां आज अमृतसर एवं गोल्डन टेम्पल है। सवाल अगर हमसे पूछ ले कि गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन किस मुगल शासक ने दी थी? तो अकबर ने। सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि अकबर ने किस सिख गुरु को 500 बीघा जमीन उपहार में दी थी? तो ध्यान रखना है गुरु रामदास को। नेक्स्ट कहता है कि 1582 में अकबर ने दिन ए इलाही नामक नया धर्म चलाया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल पूछता है डायरेक्ट कि दिन ए इलाही नामक धर्म किस वर्ष चलाया गया था? 1582। ठीक है। इस धर्म को अपनाने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल था। यह सवाल भी पूछा गया है कि दिन ए इलाही धर्म को अपनाने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? बीरबल। बात करें बीरबल की, तो बीरबल का वास्तविक नाम हमसे पूछे तो ध्यान रखना है वो था महेश दास। ठीक है, बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। आगे कहता है कि अकबर का काल जो है ये हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल अगर हमसे पूछ ले किस मुगल शासक का काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है, तो हमारा जवाब होगा अकबर। क्लियर है। अकबर के विरुद्ध जो है जौनपुर से फतवा जारी हुआ था। ध्यान रखिएगा, अकबर के खिलाफ जौनपुर से फतवा जारी किया गया था। 1583 में अकबर ने इलाही संबंध, इलाही सिक्के एवं इलाही गज चलवाए थे। ध्यान रखना है, इलाही संबंध किसने चलवाया था? अकबर ने। और इसी वर्ष 1583 में ही अकबर ने प्रयागराज का नाम बदल करके इलाहाबाद रखा। ठीक है, 1583 में इलाही संबंध, इलाही सिक्का चलवाया और प्रयागराज का नाम बदल के इलाहाबाद रखा। वर्तमान में यह फिर से प्रयागराज हो चुका है। कहता है कि दसवंत और बशावान अकबर के काल के प्रमुख चित्रकार थे, और अब्दुल समद भी इसके दरबार में चित्रकारी था।
अकबर के काल को साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। साहित्य का स्वर्ण काल जो है किस मुगल शासक के काल को कहा जाता है, तो वो अकबर है, क्योंकि इस दौरान कई साहित्यों का फारसी में अनुवाद हुआ था। रामायण एवं महाभारत का फारसी अनुवाद रजनामा कहलाता है। ध्यान रखना है, रजनामा। और रजनामा नाम से अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा पूछा गया है। ध्यान रखिएगा कि महाभारत एवं रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी। इसके अलावा देखिए, अकबर ने अनुवाद विभाग की भी स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की थी? अकबर ने। इसी के काल में जब्ती प्रणाली काफ़ी प्रचलित था। अकबर ने मनसबदारी प्रथा को मंगोलिया के समान बनाया था। मतलब जिस तरह मंगोलिया में मनसबदारी प्रथा थी, अकबर ने उसी प्रथा को फॉलो किया था। 1598 में अकबर के पुत्र सलीम मतलब जहांगीर ने अकबर के खिलाफ विद्रोह किया और इलाहाबाद का खुद को शासक घोषित कर दिया और पुर्तगालियों से जाकर के मिल गया, उनसे संधि कर ली। इसके अलावा अकबर के नवरत्नों में अबुल फजल की हत्या सलीम ने वीर सिंह बुंदेला की सहायता से करा दी, जिससे तंग आकर अकबर ने सलीम के बजाय अपने पोते खुसरो को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो ध्यान रखना है कि अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो वीर सिंह बुंदेला ने। और ये करवाया था किसने? सलीम ने। बात करेंगे नवरत्नों की। नवरत्नों की अगर बात करें तो देखिए, कहता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय अपने दरबार में नवरत्न रखने वाला पहला शासक था। क्लियर है? मतलब पहली बार नवरत्न को रखा था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इसके अलावा ध्यान रखिए, अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में रहते थे। 66वीं बीपीएससी में पूछा गया था ये सवाल, ध्यान रखना है, अष्टप्रधान। वहीं अगर हमसे पूछ ले अष्टदिग्गज, तो ये कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। और अष्टछाप ये जहांगीर के दरबार में था। इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। नवरत्न अकबर चंद्रगुप्त द्वितीय, अष्टप्रधान शिवाजी, अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय, अष्टछाप जहांगीर। इन नवरत्नों की अगर बात करें तो पहले नंबर पर आता है बिरबल, जिसका वास्तविक नाम महेश दास था। फिर है तानसेन। तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे है। कई दफ़ा ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रख लेना इसको। तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे है। तीसरा नवरत्न है मानसिंह। फिर आता है टोडरमल। टोडरमल देखिए, ये वित्त मंत्री था और टोडरमल ने दहसाल बंदोबस्त लागू किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दहसाल बंदोबस्त किसने लागू किया था? टोडरमल ने। ये एक वित्त मंत्री था। बात करेंगे अबुल फजल। अबुल फजल एक राइटर था और इसने अमेरिका की खोज का भी उल्लेख किया था। सवाल पूछ ले, मध्यकालीन भारत में किस लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है? तो वो है अबुल फजल। नेक्स्ट है अब्दुल रहीम खान ए खाना। अब्दुल रहीम खान ए खाना। फिर है फैजी। फैजी जो है ये अबुल फजल का भाई था। अबुल फजल को तो मरवा दिया था सलीम ने वीर सिंह बुंदेला की सहायता से। फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था। अब आपको बताना है कि लीलावती का लेखक कौन है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट है मुल्ला प्याजा और नवा है फ़कीर अजीउद्दीन। तो ये सारे अकबर के नवरत्न थे। आगे कहता है कि यूसुफ जाई विद्रोह को दबाने के क्रम में बिरबल की मृत्यु हो गई थी। ध्यान रखिए, यूसुफ जाई विद्रोह जब हुआ तो बिरबल को दबाने भेजा गया और उसमें वो मारा गया। तानसेन पहले रीवा शासक रामचंद्र के दरबारी थे। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में। तानसेन ने अकबर को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अकबर को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? तानसेन ने। अकबर ने मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि दी थी। ध्यान रखिए, अकबर ने मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि दी थी। अकबर ने किसे जरी कलम की उपाधि दी थी? मोहम्मद हुसैन को। कहता है कि जॉन मिल्डनहॉल अकबर के काल में भारत आया था, लेकिन अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज रॉल्फ फिंच था। ये 64वीं बीपीएससी में पूछा गया है, ध्यान रखना है। वैसे तो सभी क्वेश्चन किसी न किसी बीपीएससी में पूछे ही गए हैं, लेकिन फिलहाल जो याद आता है वो हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर।
आगे कहता है कि अकबर के समकालीन ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम थी और इसी के काल में मतलब अकबर के काल में लंदन में 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। सवाल पूछता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो भारत में किसका शासन था? अकबर का। 1605 ईस्वी में अतिसार रोग के कारण अकबर की मृत्यु हो गई। अकबर का मकबरा जो है ये आगरा के सिकंदरा में है, ध्यान रखिएगा, आगरा के सिकंदरा में। आगरा का किला, लाहौर का किला जो है ये अकबर ने बनवाया था और इलाहाबाद का किला। क्लियर है? कहता है 1680 में राजाराम जाट ने अकबर के मकबरे को तोड़कर उसमें आग लगा दी थी। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, राजाराम जाट ने। कहता है कि अकबर की जीवनी आईने अकबरी या अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। ध्यान रखिए। तो ये अकबर से रिलेटेड इतने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे जिसको कि आप चाहें तो अगर आपने अभी तक नोट्स तैयार नहीं किया है या आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, फैक्ट टू फैक्ट पढ़ना चाहते हैं, आपको इसमें ज्ञानी नहीं बनना है, ऐसा नहीं है कि आपको एकदम, हाँ सभी देखिए हर एग्ज़ाम का एक सिलेबस होता है, यूपीएससी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ आपको ऐसा भी नहीं है कि आपको फुल एकदम नॉलेज होना चाहिए, आपका सिर्फ एंशिएंट या सिर्फ मिडाइवल का नोट्स आपका 200-400 पेज का हो, तो वो उससे फिर दिक्कत हो जाएगा। उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ रहे हैं। फिर भी आप कुछ हर एक टॉपिक के बाद 1-2 पेज जरूर छोड़ दें कि अगर आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पॉइंट मिलता है तो वहाँ पर आप मेंशन कर सकें। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।